आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक ये चर्चा में रहेगा, और जिस तरह से बहुत से केस इस देश में उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच पाया और कभी भी सत्य का पता नहीं लग पाया, शायद उसी तरह से भविष्य के गर्त में ये एक फाइल भी और जुड़ गई है। मैं बात कर रहा हूं मालेगांव बम ब्लास्ट केस की, जो जिसमें सारे अभियुक्तों को क्लीन चिट देके, जो एनआईए की कोर्ट थी उसने क्लीन चिट नहीं दी है, उसने कहा है कि ये हुआ तो, लेकिन उनको सबको निर्दोष घोषित कर दिया, किसी को भी आरोप के ऊपर भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। मैं बहुत ब्रीफली इस केस को बता दूं। 29 सितंबर 2008 में जब रमजान का महीना चल रहा था, मालेगांव जो नासिक में है, वहां पे रात में 9:30 बजे करीब एक धमाका होता है, और कहा यह जाता है कि वो धमाका एक मोटरसाइकिल में बम रख के किया गया था। 6 लोग मरते हैं, 101 लोग घायल होते हैं। हालांकि अब जो कोर्ट है वो कहता है कि 101 नहीं 95 लोग मरे थे, लेकिन 95 या 101 एक अच्छी खासी तादाद में घायल हुए थे, एक अच्छी खासी तादाद में लोग घायल हुए थे। इसका जो सबसे एक ऐसा पक्ष है जिस पे बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक इस देश में कुछ जांबाज जवान रहेंगे तब तक शायद हम सब लोग थोड़ा सुरक्षित हैं। मैं बात इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि ये 28-29 सितंबर को ये मामला होता है। उस समय महाराष्ट्र के एटीएस के हेड थे हेमंत करकरे साहब। हेमंत करकरे साहब प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को इसके आरोप में गिरफ्तार कर चुके होते हैं, और तब तक 26/11 हो जाता है। 26 नवंबर 2008 में बॉम्बे में ताज होटल पे पाक के आतंकवादियों द्वारा, पाक से भेजे गए आतंकवादियों द्वारा एक बड़ा हमला हो जाता है। हेमंत करकरे की उस पूरे उसमें मुठभेड़ में जान जाती है। उनके जो जान गई है उसके पीछे आज भी बहुत रहस्य है। बहुत से लोगों का, एक अच्छे तबके का ये मानना है कि हेमंत करकरे साहब की जान गई नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सच मालूम हो गया था मालेगांव ब्लास्ट का। इसके लिए उनको उसका मूल्य चुकाना पड़ा। इस तरह की बात वो है। तो मैं प्रदीप भाई बस एक चीज पूछ लूं, ये आप पेपर में भी साफ हो रहा है, ये सारा मामला कहीं ना कहीं इसके तार आरएसएस से जुड़े थे। हेमंत करकरे उसकी तह तक पहुंच गए थे। आज के कार्यक्रम में नहीं, लेकिन किसी और दिन हम लोग इस पे कम से कम 2 घंटे का एक क्योंकि हम और क्या कर सकते हैं। हेमंत करकरे के साथ जो नाइंसाफी हुई है और जिसने एक आदमी ने शहादत दी है, उस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारे बस में है। जरूर एक चर्चा उस पर करेंगे अलग से। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, क्योंकि आज आ रहा है कि नहीं वो देखिए साहब, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उनको अरेस्ट करने के लिए एक मुजावर एक हैं पुलिस के, और वो इनडायरेक्टली उस समय के आईजी के ऊपर नाम ले रहे थे, इन्हीं का नाम ले रहे थे, जितना जो मेरी समझ है। ये हर बार मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये तार जाके उसी संगठन में जुड़ते हैं, और चूंकि वो संगठन का ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई बैंक खाता है, ना कुछ है, पकड़ में कुछ नहीं आ पाता है। तो ये हम लोग मान के चलें कि इस देश में अब जब तक ये सरकार है तो इसी तरह से हिंदूवादी संगठनों को जो चाहे मॉब लिंचिंग हो चाहे कुछ हो, इसी तरह से चलता रहेगा। प्रदीप भाई। देखिए आनंद भाई, नमस्कार सभी को। वैसे मुझे लग रहा था मैं बड़ा अनफिट सा महसूस कर रहा हूँ इस पैनल में, इतने लिटरेट लोग हैं इसके बीच में, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो देखिए इस पूरे उसमें 2 चीजें आप देखिए। जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट का वर्डिक्ट आता है उससे एक दिन पहले सदन में गृह मंत्री कहते हैं कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन होनी होती है उसी दिन आपका ऑपरेशन महादेव होता है। और उसके बाद जिनके आपने जिक्र किया कि जो कह रहे थे कि हमें मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए कहा था, वही एएनआई एजेंसी उनको एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी इंटरव्यू कर सकती थी। 11 साल में कभी भी इंटरव्यू कर सकती थी। उसी दिन लास्ट वर्डिक्ट आने के अगले दिन ही उसका इंटरव्यू क्यों आता है? ये एक ऐसा लग रहा है जैसे अब जब हम थिएटर करते थे, थिएटर में एक पूरा सीक्वेंस होता था कि पहले ये सीन आएगा, फिर इसके साथ ये सीन आएगा, ये सीन आएगा। जब फिल्मों में जिसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं ना, कि स्क्रीन प्ले लिखा हुआ पूरा, इसके बाद ये सीन एक साथ जुड़ेंगे, और एक दूसरे को कवर अप करने के लिए, एक दूसरे को जो है वो दावा मजबूत करने के लिए ये सारे एक साथ जोड़े गए। तो यही से पता लगता है हेमंत करकरे शहीद की इस देश में इज्जत कैसे तार तार की जाती है, इस रिजीम ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया।
अरे जिसने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ा, वहां पर हेमंत करकरे की शहादत को क्या सिला मिलेगा? आप सोच सकते हैं। जिस प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि मेरे श्राप से जो है वो उनकी वो हुई है, डेथ हुई है, या जो भी मिला उसका वो मिला, सिला मिला। जब एक सांसद ऐसी बात करे तो फिर आप, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई तो छोड़ी, एफआईआर तक नहीं होती, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, और जी जी सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है, और जो ये कहे कि सावरकर अंग्रेजों से मिला था उसके खिलाफ एफआईआर होती है। तो फिर आपने जो सवाल पूछा कि क्या यही चलेगा सिस्टम, तो इसका जवाब यही है कि यही चलेगा सिस्टम। जी पर सवाल यह है कि मेरे सारे सीनियर लोग, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने ऐसा ऐसा दौर भी देखा है, और ऐसे दौर को इस दौर पर भी आते देखा है कि जब भारत ऊपर उठ रहा था। मैं क्योंकि मिड 70 की पैदाइश हूं मैं, तो मैं भी ये कहता हूं कि मैंने भी वो दौर देखा है कि जहां एक लैंडलाइन फोन भी मोहल्ले में एक हुआ करता था, आज हर घर में 10 मोबाइल फोन है। तो आप लोग तो देश को कहां से कहां तक देख के आए। लेकिन ये उम्मीद शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं की थी कि एक दिन देश के शहीदों का भी ऐसा बदनाम हो सकता है, या शहीदों के साथ ये इस तरह का भी हो सकता है। ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एक चीज है ना सर, समय का एक चक्र है। मैं एक दिन मैंने शायद आपके शो में पहले भी कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं किसी में पढ़ा था, किसी शायद बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ा था, वहां गुजरात के किसी मशहूर जो है राइटर का एक स्टेटमेंट थी। उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि आप अगर भारत की राजनीति को देखना है तो इसको 25-25 साल के 4 सर्कल में बांट के देखिए। 1950 जब संविधान लागू हुआ, 50 से 75 तक देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और देश खड़ा हो रहा था। देश में राजनीतिक स्थिरता थी, तो इसलिए आपने सिर्फ 3 प्रधानमंत्री देखे। 75 से लेकर 2000 तक देश में इकोनॉमी भी बढ़ रही थी, बूम भी बढ़ रहा था, लेकिन पॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ रही थी। तो उस 25 साल में 11 प्रधानमंत्री इस देश ने देखे। फिर 2000 से 2025 तक देश स्टेबलाइज हो गया, स्थिर हो गया, पॉलिटिकल भी स्थिरता आई, तो आपने सिर्फ 3 प्रधानमंत्री देखे। अब वो 25 साल का सर्कल फिर 25 से 50 का शुरू हो चुका है। हर 25 साल के सर्कल में इस देश ने बदलाव देखा है, और इस 25 साल के सर्कल का बदलाव आप नोट कीजिए। जैसे ही 2025 शुरू हुआ है, ये सरकार जो काम करना चाह रही है उसमें घिर रही है। जितने मोदी जी के आसपास सवाल इस वक्त आए हैं इस 2025 में, पिछले 11 साल में नहीं आए थे। तो मुझे वो 25 साल की सर्कल वाली थ्योरी ना बहुत सही बैठती नजर आती है। तो वो जी सर्कल अब अपना प्रोग्राम में शुरू हो चुका है। एक छोटी सी बात और कह खत्म करूंगा। आपने एक नोट किया, आजकल देखा आपने, पिछले 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, जो बॉलीवुड है हमारा, जो फिल्में थी, मोदी जी के बखान में प्रोपोगंडा फिल्में और सरकार ऑपोजिशन को बदनाम करने की प्रोपोगंडा फिल्मों की भरमार आई थी। ये अलग बात है कि चली नहीं चली, अलग बात है। आजकल आप नोट कीजिएगा, आजकल ना मोदी प्रमोट हो रहे हैं, ना अपोजिशन को गालियां दे रही है। आजकल एक नया शख्स प्रमोट हो रहा है। आजकल उसके प्रमोशन में फिल्म आ रही है, वो है अजीत डोभाल। बड़े बड़े बजट की 2 फिल्में सीरीज में अभी आपको बता सकता हूं कि जो अजीत डोभाल की जिंदगी पे आ रही। अजीत डोभाल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? वो इसीलिए कि अब सबको ये लग गया है कि कुर्सी खाली हो रही है, सब अपना अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो अपमान जितना जिसका होना था वो हो लिया सर। वक्त के साथ सब बदलता है, और इतिहास ना किसी को भूलता है ना भूलने देता है। इतिहास इस चीज को भी नहीं भूलेगा कि हेमंत करकरे ने इस देश के लिए क्या किया था, और इतिहास उन्हें भी नहीं भूलेगा जो हेमंत करकरे की शहादत का अपमान कर रहे हैं।